हेलो एवरीवन। ये वीसीआर साइकिल है। वीसीआर साइकिल के अंदर मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले इवोपोरेटर, उसके बाद कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद एक्सपांशन वाल्व। बेसिकली होता यह है कि इवोपोरेटर के अंदर हम हीट देते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्यू इन होता है इवोपोरेटर के अंदर। उसके बाद जो गैस होता है वो कंप्रेसर में जाता है, वहां पे उसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाता है। देन वो कंडेंसर पे जाता है, वहां से अपने क्यू आउट होता है, यानी हीट रिलीज हो जाती है। उसके बाद एक्सपांशन वाल्व में जाता है और वापस इवोपोरेटर में आ जाता है। ये बेसिक डायग्राम है कि वीसीआर साइकिल कैसे वर्क करता है। इसका टीएस डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है, और हमें सारे क्वेश्चन के अंदर वही ड्रॉ करना होता है, टीएस डायग्राम। तो अभी ये कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं, इसके अंदर चेंज आता है एस पर कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन बदलती है इसके अंदर चेंज आते हैं। लेकिन सिंपली क्या होता है, एक ग्राफ होता है। तो ये जो ग्राफ है, इसके ए पार्ट है, यहाँ पे सब लिक्विड स्टेट में होगा। ये ग्राफ के बीच में जो होगा वो लिक्विड प्लस वेपर स्टेट में होगा। ये जो ग्राफ के इस साइड होगा, ये जो वो सब वेपर स्टेट के अंदर होगा। और इसके अंदर भी देखो, यहाँ से सेम स्टार्ट होता है, जो 1 to 2 यानी क्या होगा, कंप्रेसर। तो यहाँ पे भी साइकिल स्टार्ट यहाँ से होती है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, मतलब 2 to 3 यानी कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपांशन वाला, एक्सपांशन 4 to 1 इवोपोरेटर। तो देखो इवोपोरेटर पे क्यू इन हुई और 2 to 3 कंडेंसर पे क्यू आउट यानी हीट रिलीज हुई। और हमें इस पूरी साइकिल में हम वर्क कहाँ देते, तो हम कंप्रेसर पे अपना वर्क देते, 1 to 2 पे हम वर्क इनपुट करते। अभी अपने को इसकी सीओपी फाइंड करनी होती है। तो सीओपी फाइंड करने के लिए क्या होता है, H1 माइनस H4, यानी जो हम हीट देते हैं उस, और H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय वर्क, जितना हमने वर्क दिया। इसको हम रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी हमने कितनी हीट इसको इनपुट की और हमने कितना वर्क दिया, उन दोनों का रेशियो होता है, वो सीओपी होता है। और हम मोस्ट ऑफ टाइम यह एज्यूम कर लेते हैं कि देखो H4 की वैल्यू फाइंड करना थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो H3 की वैल्यू है वही H4 की वैल्यू है। तो हम H4 की जगह पे हम H3 लिखते हैं। तो सीओपी अपना हो जाएगा H1 माइनस H3 अपॉन वर्क। और वर्क कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ, तो क्या 2 पॉइंट और 1 पॉइंट के बीच में हुआ, तो यानी वर्क का हो जाएगा H2 माइनस H1। तो अपना सीओपी का मेन फॉर्मूला हो जाएगा H1 माइनस H3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। और इसके बाद अपने को दो और इक्वेशन चाहिए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के, एक तो एच जी की और एक तो एस जी की। एच यानी होता है अपनी एंथैल्पी और एस यानी होता है अपना एंट्रोपी। तो एच जी की इक्वेशन में आएगी एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, और एस जी भी सेम इक्वेशन है, एस एफ प्लस एक्स एच एफ जी। और अगर अपने को एस जी की इक्वेशन फाइंड करनी हो, अपने को एस एफ जी नहीं दिया हो, तो हम उसकी जगह पे यूज करते हैं एस एफ जी डिवाइडेड बाई टी। और टी जो टेम्परेचर है वो इन केल्विन होना चाहिए, जो टेम्परेचर उसकी वैल्यू हमें केल्विन में लेनी है। उसके बाद देखो एक इक्वेशन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को टेम्परेचर दिया था 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया +273 करके। और दूसरा टेम्परेचर दिया था -10, उसको भी मैंने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए +273 कर दिया। लिक्विड अपने को एंथैल्पी दी थी लिक्विड की, यानी HF अपने को दिया था फ्लूइड के अंदर, मतलब हाँ। उसके बाद लेटेंट हीट दी थी, एंथैल्पी ऑफ लेटेंट हीट, तो HFG अपने को दिया था। उसके बाद लिक्विड एंट्रोपी यानी SF अपने को दिया था, तो अपने को HF, HFG और SF दिया था। और क्वेश्चन के अंदर एक लाइन मेंशन थी जो हमारे काम की थी, इफ द गैस इज ड्राई एट द एंड ऑफ कंप्रेसर, यानी जो गैस है वो ड्राई है कहाँ पे, कंप्रेसर जहां पे एंड हो रहा है। तो हमारी साइकिल देखो, हमारी ये साइकिल में कंप्रेसर एंड कहाँ पे हो रहा है, मतलब कंप्रेसर एंड होने के बाद गैस कहाँ पे जाती है, 2 पॉइंट पे। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट के बारे में कुछ हिंट दी गई है। तो ये देखो टीएस डायग्राम हमने ड्रॉ किया, अपने को सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में दिया गया था कि 2 पॉइंट क्या है, ड्राई है। ड्राई इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ग्राफ है अपना कर्व, उसके ऊपर ये पॉइंट आएगा। उसके बाद हमें 1 पॉइंट कैसे लेंगे, 1 पॉइंट वहां से स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे, 3 पॉइंट आएगा 2 से इस साइड स्ट्रेट लाइन, और 4 पॉइंट में थोड़ा कर्व और फिर टच हो जाएगा। अपने को एक ही पॉइंट का इक्वेशन दिया था 2 का, और हमें वो पता है कि 1 और 2 एक लाइन में होते हैं, 2 और 3 वो दोनों एक लाइन में होते हैं। तो वहां से 2 से अपने को 3 मिल गया, ग्राफ जहां टच हुआ वहां पे, और 1 थोड़ा नीचे होता है, और 3 से 4 पे थोड़ा कर्व आता है, और 4 से 1 फिर स्ट्रेट लाइन होती है। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, देखो अपने को फाइंड करना है सीओपी। तो सीओपी के लिए मेरे को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, H1, H3 और H2। अभी H3 अपने को डायरेक्टली गिवन, H3 क्या है, यहाँ पे है H3,
और देखो H4 है वो कौन से स्टेट में, सॉरी H3 के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पता है H3 हम ऑलवेज फ्लूइड की लेंगे। तो इसमें देखो H3 कौन से टेम्परेचर पे, 298 वाले टेम्परेचर पे, यानी इस वाले टेम्परेचर पे यहाँ पे अपने को ये दिया है 298.9, और ये अपना हो गया H3 फ्लूइड स्टेट में। ऑलवेज याद रखना H1 और H2 होगा जो सीओपी में वो गैसियस स्टेट का लेंगे, और H3 होगा वो फ्लूइड स्टेट का लेंगे। तो H3 तो अपने को मिल गया। अभी अपने को दो चीज फाइंड करनी है, H1 और H2। तो अपने को ये दो चाहिए, Hg1 यानी गैसियस स्टेट का H1 और गैसियस स्टेट का H2। तो अभी सबसे पहले देखो मैं 2 का पहले फाइंड करता हूं। तो Hg2 इज इक्वल टू Hf2 प्लस X2 HfG2। अभी Hf2 क्या है, तो क्वेश्चन में देखो 2 पॉइंट के Hf2 क्या है 298.9, वो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद X2 क्या है, तो X2 देखो जहां पे ग्राफ के ऊपर पॉइंट है उसका मतलब X की वैल्यू 1 है, और इस साइड भी होगा तो X की वैल्यू 1 होगी, ग्राफ के ऊपर होगा तो X की वैल्यू 1 होगी। अगर इसके अंदर होगा, ये जो कर्व है उसके अंदर होगा, तो अपने को X की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अभी कर्व के ऊपर यानी X की वैल्यू 1 होगी। फिर HfG2 वो भी अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया था, तो वहां से मैंने Hg2 फाइंड कर दिया। अभी उसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है, Hg1। तो Hg1 का फॉर्मूला तो सेम है, SF1 प्लस X1 SFG1। तो उसके अंदर देखो SF1 की वैल्यू अपने पास है, SFG1 की वैल्यू भी अपने पास कौन सी वैल्यू नहीं, तो कि X1 की। X1 क्या है, ड्राइनेस फैक्टर। अभी देखो कर्व के ऊपर है नहीं, उसका मतलब 1 तो नहीं होगा, ड्राइनेस फैक्टर 1 से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, तो ओ फाइंड करना पड़ेगा। तो ओ फाइंड करने के लिए हम इसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो कोई और इक्वेशन चाहिए। उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी में देखो एक चीज अपने को ये समझ में आ गई कि ये टीएस डायग्राम है, तो यहाँ पे देखो 2 और 1 देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंट्रोपी ऑफ 2 S2 की जितनी एंट्रोपी होगी सेम एंट्रोपी होगी S1 की। S2 इज इक्वल टू S1। अभी सबसे पहले मैं S2 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम S1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो S2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी इक्वेशन क्या है, SF2 प्लस X SFG2। SF2 अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन था, देखो SF2 अपने को क्वेश्चन के अंदर कौन सा 1.121 SF2। और उसके बाद X क्या आएगा 1, वो कहां से, क्योंकि कर्व के ऊपर 2 पॉइंट है यानी उसका ड्राइनेस फैक्टर हो गया 1। और उसके बाद SFG2 वो अपने को नहीं गिवन था, तो हमने उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए वाला। SFG2 अगर अपने को नहीं गिवन हो तो हम HFG डिवाइडेड बाई T इन केल्विन लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया, यहाँ पे HFG की वैल्यू पुट कर दी और टेम्परेचर ले लिया केल्विन में। तो उसको सोल्व करने पर S2 की वैल्यू मेरे को मिली 5.04। उसके बाद मैंने क्या किया, अभी S1 फाइंड किया। S1 के लिए हमने पूरी इक्वेशन सोल्व किया। अभी S1 की वैल्यू कौन सी होगी, तो क्या अभी मैंने बताया कि S1 है वो S2 के इक्वल है, और S2 की वैल्यू कौन सी है 5.04 इज इक्वल टू SF1। वो वैल्यू अपने पास थी, X1 की वैल्यू अपने पास नहीं थी, और यहाँ पे SFG1 होगा, तो वो भी नहीं था, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया HFG1 डिवाइडेड बाई T1। T1 कौन से किसके अंदर होना चाहिए, केल्विन के अंदर। तो ये दोनों वैल्यू अपने पास थी, दोनों वैल्यू पुट की, वहां से मैंने X1 सोल्व किया, वो आ गया 0.91। उसके बाद Hg1, तो Hg1 सोल्व करना था अपने को, तो Hg1 के लिए HF1 प्लस X1 जो नहीं था वो हमें यहाँ से मिल गया 0.91। उसके बाद HFG1 तो वो भी सोल्व हो गया, उसका आंसर है 1316.26। उसके बाद अपने को क्या फाइंड करना था, सीओपी फाइंड करना था। सीओपी क्या होता है, H1 माइनस H3 H2 माइनस H1। और H3 कौन सा लेने का, फ्लूइड स्टेट का F वाला, H फ्लूइड स्टेट का 3 लेने का। उसके बाद H1 की वैल्यू थी फ्लूइड स्टेट की, H3 की वैल्यू भी थी, H2 की भी थी, H1 की थी, वहां से अपने को सीओपी मिल गया। अभी अगर एक क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट ये दिया है कि कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट फाइंड करो इफ द फ्लूइड फ्लो इज 5 kg पर मीटर, यानी जो फ्लूइड का फ्लो है वो 5 kg पर मीटर से फ्लो कर रहा है। तो सिंपली क्या करने का अपने को, मैंने क्या बोला, रेफ्रिजरेंट फैक्टर ये है H1 माइनस H3, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का 5, जितना अपने को फ्लूइड फ्लो हो, और मल्टीप्लाई करने से अपने को आंसर मिला 574.85 किलो जूल पर मिनट। और उसको मैंने TI में कन्वर्ट कर दिया और डिवाइडेड बाय 210 कर गया, तो अपने को 2.74 टन उसकी कैपेसिटी मिली। उसके बाद देखो एक
एक और क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने को क्या दिया है, वेपर इज 95% ड्राई एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। वापिस अपने को 2 पॉइंट की बात करे एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, लेकिन इस बार क्या दिया है 95%। उसका मतलब जो 2 है वो 1 नहीं होगा, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, यानी x2 की वैल्यू होगी 0.95 और एक्चुअल सीओपी इज 60%। अपने को जो सीओपी होगी ना वो 60% होगी, जो थियोरिटिकल सीओपी आएगी उससे एक्चुअल सीओपी 60% होगी। और HF दिया था, HFG दिया था, SF दिया था और टोटल एंट्रोपी दी थी। तो सेम एज इट इज अपने को Hg1 और Hg2 फाइंड करना होगा। तो Hg2 मैंने सबसे पहले फाइंड कर दिया क्योंकि मेरे पास x2 की वैल्यू थी। उसके बाद मेरे को फाइंड करना था Hg1, तो Hg1 फाइंड करने के लिए मेरे पास SF1 की वैल्यू थी, HFG1 की वैल्यू थी, x1 की वैल्यू नहीं थी। तो x1 की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, यहां से देखो Sg1 इज इक्वल टू SF1 प्लस x प्लस SFG1। यहाँ पे SFG1 गिवन था, SF गिवन था और Sg1 भी गिवन था। तो मेरे को x1 की वैल्यू मिल गई, बस x1 की वैल्यू मिल गई, वो मैंने Hg1 वाले इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से Hg1 मिल गया। उसके बाद COP सेम एज इट इज था, H1 माइनस HM3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। तो मेरे को COP मिल गया। अभी अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था, जो एक्चुअल COP है वो 0.60% है, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल COP से, सॉरी थियोरिटिकल COP से। तो अपने को एक्चुअल COP मिल गया 3.48। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर भी देखो सेम दो टेम्परेचर अपने को गिवन है, HF अपने को गिवन है, HG अपने को गिवन है, और एंट्रोपी के अंदर SF अपने को गिवन है और SG अपने को गिवन है। अपने को फाइंड क्या करना है, COP फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन के अंदर एक लाइन ऐड की गई है, द रेफ्रिजरेंट इज ड्राई एंड सैचुरेशन आफ्टर कंप्रेशन। उसका मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट की बात हो रही है, लेकिन आफ्टर कंप्रेशन ड्राई एंड सैचुरेशन, उसका मतलब जो अपना इससे पहले देखो अपना 2 पॉइंट कहां पे आता था, कर्व पे टच होता था। अभी कर्व पे टच नहीं होगा, वहां से भी आगे निकल जाएगा, यानी अपना जो 2 पॉइंट है ना कर्व से थोड़ा आगे होगा। उसके बाद 2 डैश पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 3 और वापस 4। इस सेम डायग्राम में लेकिन चेंज क्या हुआ, अपने को ऐसा बोला ड्राई एंड सैचुरेशन है, तो उसका मतलब यहाँ से 2 पॉइंट कर्व पे टच नहीं होगा, वहां से भी बाहर होगा और फिर नीचे आके 2 डैश पॉइंट हो जाएगा। तो सेम इसके अंदर भी देखो अपने को COP की फॉर्मूला तो सेम है। अभी हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसके अंदर देखो H2 और H1 की वैल्यू डायरेक्ट अपने को गिवन, अपने को सिर्फ H3 की, HF3 की और H1 की वैल्यू डायरेक्ट अपने को गिवन। अपने को फाइंड कौन सी करनी है, H2 की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन है, S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस 2.3 CP log T2 डिवाइडेड बाई T2 डैश। अपने पास T2 है, T2 डैश है, S2 है, S2 डैश भी है, और सिर्फ CP नहीं है। तो वहां से सोल्व करने के बाद अपने को CP मिला, और CP मिलने के बाद एक इक्वेशन है H2 की, H2 इज इक्वल टू H2 डैश प्लस CP डेल्टा T। अभी डेल्टा T के लिए अपने T2 माइनस T2 डैश वो दोनों है, CP हमने वहां अभी एंट्रोपी की इक्वेशन से फाइंड किया, और H2 डैश अपने पास था तो अपने को H2 मिल गया। बस उसके बाद COP फाइंड करना, तो COP H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1 और सोल्व किया तो अपने को COP मिल गया।